नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आज देखिए एक स्पेशल मेरे दोस्त से मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूं, जो बचपन का साथी है। बचपन का साथी नहीं, आप ऐसे कह सकते हो कि बचपन में क्रिकेट ने, कौन कहता है क्रिकेट से बर्बादी मिलती है? क्रिकेट से बर्बादी नहीं मिलती है, क्रिकेट से भूपेश शर्मा जैसे भाई भी मिलते हैं। आज मैं आप सभी साथियों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ कि भूपेश शर्मा एक साधारण परिवार से निकलकर बहुत सारी इन्होंने एग्जाम क्लियर किए। देखिए, भूपेश शर्मा एक ऐसे शख्स है जो इनकी जो प्रतिभा है वो हमने क्रिकेट के माध्यम से देखी, क्योंकि जब हम 2008-9 में हम लोग मिले थे तब हमारी ऐसे नॉर्मल सी दोस्ती हुई। 2008-9 से मैं आपको ये बताऊं कि हम 2020 तक कंटिन्यू साथ में क्रिकेट खेलते थे। इनकी जो तपस्या है, इनकी जो मेहनत है, उसके माध्यम से मैं आपको ये बताऊं कि ये ईओ बन चुके हैं। ईओ के साथ साथ में अभी इन्होंने आरएएस का भी इंटरव्यू दिया है। सबसे पहले भूपेश भाई का स्वागत करता हूं कि आज आप हमारे पास आए, हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। इसके अलावा आज आपके जो संघर्ष की कहानी है, बचपन से लेकर यहाँ तक जो आपने ईओ तक का जो पद आपको मिला है, जो आपकी मेहनत से, आपकी लगन से, इसके साथ साथ में देखो, लगन और मेहनत के साथ साथ में फैमिली का भी सपोर्ट होता है। और फैमिली के सपोर्ट के साथ साथ में मैं आप सभी को बताऊं कि भूपेश के जो पिताजी है वो गवर्नमेंट टीचर से रिटायर है। तो जो मेन जो जाता है ना, जो इनका ईओ बनने का जो क्रेडिट है वो इनके पिताजी को जाता है कि एक कैसे बचपन का दोस्त आज इतने बड़े प्रशासनिक पद पे पहुंचा। कैसे बचपन का दोस्त जो घर वाले गालियां देते हैं कि भैया क्रिकेट मत खेलो, कैसे बचपन के दोस्त ने आज देखो क्रिकेट के माध्यम से सिक्कर नहीं, पूरे राजस्थान में आप इनको मास्टर जी के नाम से पूरा राजस्थान जानता है कि मास्टर जी सिर्फ मास्टर जी नहीं है, मास्टर जी क्रिकेट के भी मास्टर जी है। आपको एक छोटी सी बात याद दिला देता हूँ कि हमारा जो अंतिम टूर्नामेंट था जिसमें भूपेश भाई ने, हमने फाइनल जीता था, तो उसमें भूपेश भाई के सेमीफाइनल तक 4 कंटिन्यू मैचों में 4 शतक थे। तो मैं तो देखो आपको बताऊं, मैं तो भाई को इंडिया टीम में खेलते हुए देखना चाहता, मेरा मकसद तो ये था। लेकिन फिर पढ़ाई वाला इन्होंने बोला, यार देखो अब कुछ पढ़ाई वाला करना है, तो पढ़ाई वाला करना है। तो ये पिछले 4 साल से देखो साथियों क्रिकेट से दूर है। और मैं आपको ये और बता दूं कि भूपेश भाई 4 साल में जो बीच में मैच खेले वो भी मेरे साथ ही खेले, बाकी गया नहीं है किसी के साथ खेल। इन्होंने बोला कि जब एक बार हो जाए काम फिर क्रिकेट खेलेंगे। अब तो खेलेंगे ना क्रिकेट? बिल्कुल खेलेंगे अब आपके साथ। तो अब मैं आप सभी साथियों को बता देता हूँ। मैं सबसे पहले तो देखो, हमारा राजस्थानी मान सम्मान है सतरंगी साफा, इसके माध्यम से मैं भूपेश भाई का स्वागत करूँगा और उसके बाद में डिटेल से आपको भूपेश भाई के संघर्ष की कहानी, जुबानी मेहनत, कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की, कितना इन्होंने, देखो इनके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आम तौर पे होती रहती है, उनसे भी आपको सीख मिलती है। आप और हम ये सोचते हैं, थोड़ा सा अपन परेशान होते हैं कि कैसे यार नंबर नहीं आएगा। भैया नंबर भूपेश भाई से पता चलेगा तुम्हें कि कैसे नंबर आता है, कैसे मेहनत की जाती है, कैसे ऑल राजस्थान में 6th रैंक के साथ में शेखावाटी का नहीं पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया जाता है। वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले भूपेश भाई का गायत्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से ये प्यारा सा सतरंगी, हमारा राजस्थानी मान सम्मान तो सबसे पहले भाई का स्वागत है। आपका धन्यवाद, इस प्लेटफॉर्म पर आपने हमें इंटरव्यू का मौका दिया। तो भूपेश भाई, बचपन में सोचा था कि क्या ईओ बनोगे? बचपन में तो ये चीज़ कभी नहीं सोची कि ईओ बनेंगे, लेकिन बचपन से ये मन में थी कि एक प्रशासनिक अधिकारी बनूं। ठीक है। इसके लिए मैंने 12th के बाद कोशिश की थी, ग्रेजुएशन से स्टार्ट किया था। ठीक है। कि मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनूं। इसके लिए मैंने सबसे पहले तो अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी मेरे मूल गांव कांवट सीकर से की थी। 10th क्लास मैंने राजकीय विद्यालय कांवट से की थी और उसके बाद हम परिवार सहित सीकर आ गए थे। तो पिताजी की ड्यूटी सीकर के आसपास के इलाके में हुई थी, इस वजह से हम सब सीकर आ गए थे। तो मैंने जो 12th कक्षा की थी अपनी, वो श्री कल्याण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर से की थी और उस कक्षा में मैं प्रथम स्थान प्राप्त किया था मैंने। ठीक है। फिर मेरी जो ग्रेजुएशन की डिग्री हुई वो शेखावाटी महाविद्यालय लोसल से प्राप्त की और वहाँ भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। उसके बाद मैंने एमएससी के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर में एडमिशन लिया और मेरी वहाँ से एमएससी हुई। इसके बाद मेरी जॉब 2018 में टाटनवा गांव में शिक्षा विभाग में 3rd ग्रेड पर पोस्ट लग गई। ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, अपने जीवन में अपन ने जॉब ले ली और ये एक सामान्य परिवार के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि सरकारी नौकरी प्राप्त करना। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मैंने कोशिश की कि अपन सामान्य जीवन जिएं, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उस टाइम पे मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनूं, क्योंकि शिक्षा विभाग में इतने स्कोप नहीं मिलते कार्य करने के जितने एक प्रशासनिक अधिकारी को मिलते हैं। इसलिए मैंने वहाँ आरएस की तैयारी स्टार्ट की। तो आरएस की तैयारी में मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों का पता नहीं होता कि किस प्रकार से तैयारी की जाएगी। तो पहले अटैम्प्ट में मैं प्री पास की, लेकिन मेंस में मैं असफल रहा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने वापस कोशिश की और फिर मैंने आरएस प्री दी और प्री में मैंने 136 मार्क अर्जित किए। उसके बाद मैंने मेंस दी। मेंस के लिए मैंने कलाम कोचिंग है अपने सीकर में, वहाँ से मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, उनका भी अच्छा सहयोग मिला और उसके बाद मैंने इस बार मेंस सफलता प्राप्त की मेंस परीक्षा में। ठीक है। उसके बाद इसी 13 जून को मेरी एग्ज़ाम हुई थी, इंटरव्यू हुआ था, जिसमें मैंने अजमेर इंटरव्यू आरपीएससी में दे के आया हूँ। उससे पहले 23 मार्च को ईओआरओ की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें मैंने आरपीएससी द्वारा आयोजित एग्ज़ाम है ये, और ये भी एक प्रतिष्ठित पद है, तो इसमें मैंने 6th रैंक प्राप्त की थी। लोसल एक बहुत छोटा सा इलाका है। लोसल छोटा सा इलाका पहले था, अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ बड़े सर रहते हैं। बड़े सर का भूपेश भाई पर बड़ा प्रभाव है, तो उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? शेखावाटी एजुकेशन हब के डायरेक्टर हमारे बड़े सर, जिनको हमने बचपन से देखा है उनका संघर्ष, और उसी संघर्ष से आज हम भी संघर्ष करते हैं, क्योंकि देखो जीवन में संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलने वाला है। तो भूपेश भाई, बड़े सर के लिए 2 शब्द। मैं सबसे पहले तो बड़े सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है। कि उन्होंने मेरी जो ग्रेजुएशन है उसमें बहुत पूर्णतः सहयोग किया था। ठीक है। और कॉलेज में किसी के लिए परसेंटेज कोई मायने नहीं रखते, बिल्कुल। लेकिन शेखावाटी महाविद्यालय में एज ए स्कूलिंग की तरह कॉलेज करवाई जाती है। तो मैंने वहाँ पे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ा हुआ, तो मेरे लिए वो एक अजीब सी घटना थी कि अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हम किस प्रकार से अध्ययन करेंगे। लेकिन बड़े सर ने मेरे को उस टाइम प्रेरणा दी और मेरे फर्स्ट ईयर में मार्क्स जो आए थे 88% आए थे। उस टाइम पे ये असंभव सा कार्य था कि फर्स्ट ईयर में किसी लड़के के इतने परसेंटेज आ सकते हैं। मैं एक बार बीच में रोकूंगा आपको, इसलिए रोकूंगा क्योंकि देखो ग्रामीण इलाकों में अभी जो कॉलेज का माहौल है वो क्या है पता है? कॉलेज का माहौल है कि भाई आप कॉलेज में एडमिशन ले लो और फिर एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, जबकि हमारे बड़े सर के पास में शेखावाटी में स्कूलिंग की तरह डेली वहाँ आपको प्रेजेंट देना पड़ता है। वहाँ टेस्ट होते थे हमारे, वहाँ टेस्ट होते थे। तो भैया आजकल के युवा क्या चाहते हैं? वो भैया 12th करने के बाद में फर्स्ट ईयर में कॉलेज जाना नहीं चाहते, जबकि शेखावाटी में ऐसा मैंने देखा है। सुनने वाला अलग होता है, देखने वाला अलग होता है। तो शेखावाटी में भैया आपको डेली जाना ही पड़ेगा, और उसके लिए बड़े सर का धन्यवाद। और 88.33% बहुत बड़ी बात होती है। फर्स्ट ईयर में तो लोग जाते ही नहीं है, लेकिन भूपेश भाई की लगन आप यहाँ पर भी देख सकते हो। हमने तो आज से 5-7 साल पहले ही इनको बोल दिया था कि आप यहाँ के लिए नहीं बने हो, आपका कहाँ आपको जाना है वो हमें पता है। आपको जाना इंडिया टीम में था, लेकिन आप क्रिकेट के साथ साथ में इनकी पढ़ाई भी चलती थी। क्रिकेट तो एक बस ऐसे है कि भाई क्रिकेट देखो वो कहते हैं क्रिकेट के लिए बताओ आप। क्रिकेट की मेरे जीवन से क्रिकेट बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। हाँ। क्रिकेट मेरे लिए एक टाइम पे लाइफ था, बिल्कुल। यानी पहला पढ़ाई और दूसरा क्रिकेट। तो मैंने क्रिकेट ऐसा घटना थी कि उसमें हम 4 ओवर खेलने जाते थे और हमें कोई 100-200 रुपये मिलते थे एक मैच खेलने के। पैसों के लिए नहीं खेलते थे, लेकिन उसमें एंजॉय मिलता था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि अगर अपन क्रिकेट खेलते रहे तो अपन अपना करियर नहीं बना सकते। बिल्कुल। इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती, तो यानी बलिदान आवश्यक है। भूपेश भाई ने 4 साल से क्रिकेट छोड़ रखा है। तो जैसे ही मेरे फर्स्ट ईयर में 88.33% है, तो मेरे एक दोस्त का कॉल आया कि यार तेरे अखबार में नाम आया। तो मैंने कहा अखबार में नाम क्यों?
कि तेरे कॉलेज में 88% आए। मैं यार मजाक कर रहा है, तू कॉलेज में इतने परसेंटेज आ ही नहीं सकते। बिल्कुल तो फिर मैंने न्यूज़पेपर देखा, अपने शेखावटी भास्कर आता, उसमें मेरा नाम था। बिल्कुल। तो वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि कॉलेज में भी परसेंटेज लाए जा सकते। फर्स्ट ईयर में भी आप टॉपर थे, है ना? फर्स्ट ईयर में भी टॉपर था। शेखावटी के टॉपर थे या ऑल राजस्थान? शेखावटी के टॉपर थे। उस टाइम पे ऑल राजस्थान की कोई ऐसी मेरिट आती नहीं थी। ठीक है, ओनली शेखावटी के टॉपर थे। शेखावटी कॉलेज का मैं टॉपर था। ठीक है। तो अखबार में उस टाइम पे मेरा नाम आया था, तो वो मेरे लिए एक प्रेरणा थी कि मेरा अखबार में नाम आया। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात होती है ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों के लिए कि अखबार में उनका नाम हो। बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने सेकेंड ईयर में भी 88% अर्जित किए। ठीक है। फाइनल ईयर में मेरी 88 के लगभग परसेंटेज ठीक आए थे और मैं ओवरऑल कॉलेज टॉपर था उस टाइम। फिर उस यानी बीएल सर ने उस टाइम पे मेरे को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया और उनका सहयोग पूर्णतः मिला मुझे हर समय। खेल के लिए भी उन्होंने प्रोत्साहित किया कि आप खेलने के लिए भी जा सकते हो, बिल्कुल। और पढ़ाई के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरे को प्रोत्साहित किया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े सर का भी, क्योंकि देखिए उनकी कॉलेज से स्कूल से तो कितने लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए, वो आपको और हमको और सब क्षेत्रवासियों को पता है। उसका तो अपन बोल ही नहीं सकते, वीडियो कोई इतना बड़ा बन जाएगा कि वो तो पता है आपको। टीचर से ईओ बनने तक का सफर बताए, सफर कैसा रहा? देखो, पहली बात तो मेरा ईओ कोई टारगेट नहीं था कि मैं ईओ बनूं। ठीक है। मेरा टारगेट था कि मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाऊं। मैं है। उसकी तैयारी कर रहा था। ईओ एज ए बीच में एग्जाम आई थी, उस टाइम पे शांतिकाल था, यानी कोई एग्जाम नहीं थी आरएस की। ठीक है। उस टाइम पे ईओ का नोटिफिकेशन आया और मुझे यूट्यूब के माध्यम से ये चीजें पता चली कि ईओ राजस्थान में ऐसी कोई पोस्ट होती है। ठीक है। और ईओ की पोस्ट फिर पता चली कि ये प्रशासनिक पोस्ट है। ठीक है। और इसकी पोस्टों की संख्या बहुत ही कम थी, यानी लगभग 111 के लगभग पोस्ट थी ईओ और आरओ की। ठीक है। तो उसमें एक तरह से ये जुआ होता है कि आप लगोगे कि नहीं लगोगे। अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो आप बाहर हो सकते हो। ठीक है। तो उसके कारण से मैंने ऐसे सोचा कि अपन कोई नहीं, तैयारी करते हैं। ठीक है। अब कोई एग्जाम तो है नहीं, अपन एग्जाम देते हैं। तो मैंने उसके बीच में ये एग्जाम दी और उसमें मुझे सफलता मिली और 6th रैंक में प्राप्त हुआ। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि यार 200 वैकेंसी, 500 वैकेंसी, 1000 वैकेंसी कम है, और कहते हैं वैकेंसी कम है, मतलब ये बना रहता है माहौल कि यार नंबर नहीं आया, कि कैसे नहीं आया, वैकेंसी कम थी। भैया यहाँ देखो, ऑल राजस्थान सिर्फ 111 वैकेंसी, और उसमें से भूपेश भाई के 6th रैंक, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो भूपेश भाई, आप मेरे को ये बताइए, आपको जो अभी आरएस का आपका इंटरव्यू हुआ है, उसका कुछ अनुभव अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। आरएस के इंटरव्यू, देखो ये एक है कि लोग डराते हैं कि आप इंटरव्यू में जाओगे, आपको ये पूछेंगे आपके बटन कितने हैं, आप आए सीढ़ियों की संख्या कितनी है। ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे नॉर्मल बातें होती हैं, जैसे आप और हम बात करें वैसे ही वहाँ पे नॉर्मल बात होती है। वो जो सामने वाला जो स्टूडेंट होता है उसकी एबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि वो उसमें कितने बोलने की कैपेसिटी है, कि वो अपनी कैसी परिस्थितियों में कैसे हैंडल करता है, नर्वस होता है कि नहीं होता। ठीक है। हमारे नॉलेज का ज्ञान तो आरएस मेंस में हो चुका होता है, हम परीक्षा देके इंटरव्यू देने जाते हैं। तो उसके अलावा इंटरव्यू में ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जो अपने फेसबुक पे चलते हैं या अपने यूट्यूब पे चलते हैं कि आप कहाँ से आए हो, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हो, या कितने बटन है। ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो इससे विद्यार्थी भ्रमित होता है कि आरएस का इंटरव्यू पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैंने दिया था, मेरा इंटरव्यू लगभग 30 मिनट का चला था और केसी मीना सर का बोर्ड था और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से मेरा इंटरव्यू हुआ था और मुझे उम्मीद है कि मुझे अच्छी रैंक इस बार प्राप्त होगी। तो भूपेश भाई को हम तो देखो सभी दोस्त लोग एक दुआ कर रहे हैं कि भाई को एसडीएम भी मिल जाए, बाकी काम अच्छा हो गया। तो भूपेश भाई, गांव से शहर तक का जो सफ़र, बचपन का जो आपका बैकग्राउंड, वो क्या था, वो बताइए। देखो, बैकग्राउंड तो हमारा ग्रामीण पृष्ठभूमि से है। ठीक है। और फैमिली हमारे वगैरह के बारे में। परिवार में हम 4 भाई बहन हैं। ठीक है। और मेरे पिताजी गवर्नमेंट टीचर हैं। ठीक है। जो पहले सिंगरौर में पोस्टिंग थी, ठीक है। अब वो रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं अपनी सेवा से। और उनका ये सपना था कि मैं एक अधिकारी बनूं। उन्होंने या तो बचपन में मेरे अंदर ये क्वालिटी देख ली थी कि मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बन सकता हूँ। ठीक है। तो वो हमेशा मुझे इस बात के लिए प्रमोट करते थे कि तू कुछ कर सकता है, ठीक है, तो कोशिश कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी कमी ये थी कि आसपास में माहौल ऐसा था कि आरएस का नाम सुनते ही लोग ऐसे डरा देते थे, फेल हो जाएगा। ठीक है। यानी गांव में माहौल था कि आरएस का प्री का पेपर ही पास नहीं होगा किसी से, तो हमें भी डर लगता था कि आरएस का हम तो पास ही नहीं कर सकते, हम तो केवल 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड यहाँ तक पहुंच सकते हैं, बस सरकारी नौकरी मिल सकती है।
कोई पटवारी, वीडियो, कोई भी सरकारी नौकरी अर्जित करनी है, तो पहले उन्होंने कहा कि पहले तुझे अपने कदमों पे खड़ा होना होगा, उसके लिए तेरे को कोई सरकारी नौकरी प्राप्त करनी होगी। तो मैंने उसके लिए पहले तैयारी की और पहले मैंने सरकारी नौकरी प्राप्त की। वो एक प्लान ए था मेरा। फिर उसके बाद प्लान बी स्टार्ट हुआ कि अब मुझे अधिकारी बनना है। अब मैं मेरे कदमों पर खड़ा हूँ, मेरे पास आर्थिक रूप से मैं मजबूत हूँ, मुझे अब किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है आर्थिक रूप से। वैसे तो देखो कोई भी इंसान तैयारी करता है तो उसको सहयोग की आवश्यकता होती है। इसी कड़ी में मेरा सहयोग जैसे मेरी माता ने किया है। मेरी शादी हो गई थी, शादी के बाद सब लोग ये सोचते हैं कि अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, लेकिन इस कार्य में मेरी धर्मपत्नी ने पूर्णतः मेरा सहयोग किया कि आप तो तैयारी कीजिए, हमारी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और इसी कड़ी में जो मेरे पिताजी थे वो मेरे को हमेशा बोलते थे कि बनेगा तो जरूर बनेगा। एक परीक्षा में असफल हुआ है लेकिन दूसरी में तेरे को सफलता जरूर ही मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि सफलता की कुंजी असफलता है। अगर आपको असफलता मिलेगी ना, उसी के बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। और मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरी 6th रैंक आएगी या मैं अच्छी रैंक से पास होऊंगा। मेरा तो सिर्फ ऐसा ड्रीम था कि मैं सिलेक्शन ले लूं, एक बार अधिकारी बन जाऊं। लेकिन ये मेरी मेहनत थी और ये गुरुजनों का आशीर्वाद था और माता पिता का आशीर्वाद था और परिवारजनों का सहयोग था कि मुझे ऑल राजस्थान 6वीं रैंक प्राप्त हुई। इसके लिए मैं भगवान को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना तो कोई चीज संभव इस दुनिया में है ही नहीं। क्या कभी जीवन में जैसे आपने इसकी तैयारी शुरू की थी, उसमें ऐसा कभी कोई मोमेंट आया कि ऐसा लगा कि अब नहीं हो पाएगा? बिल्कुल, देखो हर विद्यार्थी के जीवन में ऐसे पल आते हैं कि जब वो निराश हो जाता है। बिल्कुल ठीक है कि वो ऐसे सोचता है अब मुझे तैयारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसी टाइम पे ऐसा लगता है कि अपन को और कुछ कर सकते हैं। मेरे जीवन में ऐसा क्षण आया था जब मैं आरएस मेंस में फेल हो गया था। ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा यार अपन आरएस मेंस में फेल हो गए, यानी अपन कुछ कर ही नहीं सकते इस जिंदगी में, तो अपन अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस टाइम पे जो मेरी पत्नी थी उन्होंने कहा नहीं आप कर सकते हो, क्योंकि आपने इस टाइम जो परीक्षा दी थी उसमें आपने अपना 100% नहीं दिया। बिल्कुल इस नहीं दिया। अगर आप अपना 100% दोगे तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप टॉप 100 में आप रैंक अर्जित कर सकते हो आरएस में भी, और आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और हर विद्यार्थी को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप असफल हो जाओ, कितनी बार असफल हो जाओ, लेकिन आपको छोड़ना नहीं किसी चीज को। क्योंकि आपने मान लो किसी एग्जाम की तैयारी की है, उसमें आपने 50% मेहनत की है, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो आपकी 50% मेहनत जीरो हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर आपने दोबारा एग्जाम दी और उसमें 25% और की है तो आपकी वो 75 हो जाएगी। बिल्कुल। और राजस्थान की जो एग्जाम होती हैं वो इंसान का सब्र देखती है, धैर्य की परीक्षा होती है। बिल्कुल। और उस धैर्य की परीक्षा में वो इंसान जीतता है जो लड़ता है। बिल्कुल। और सफलता उसी को मिलेगी जो धैर्य रखेगा और मेहनत लगातार करता रहेगा, छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल। क्योंकि 99% मेहनत करने के बाद सिर्फ 1% मेहनत करनी होती है और उसके बाद में उसका सिलेक्शन हो जाता है। बिल्कुल अच्छी बात बताई भूपेश भाई आपने। आप ये बताइए राजस्थान के उन हजारों युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हो जो बार बार असफल हो रहे हैं, बार बार हिम्मत हार जाते हैं कि भाई इस बार रीट में नहीं हुआ, इस बार पटवारी में नहीं हुआ, इस बार सीईटी एग्जाम नहीं निकली, जो भी है XYZ, उनके लिए आप अपने इस प्लेटफॉर्म पे आप आए हो, उन्हें बताइए कि भैया बार बार हारने के बाद में भी सफलता मिलती है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है। देखो आजकल एक चीज चलती है कि लोग मोटिवेशन वीडियो देखते हैं। एक दिन मोटिवेशन वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर और उनको मोटिवेशन हो जाएगा और वो 2 दिन लाइब्रेरी जाएंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। बिल्कुल। तो ये आपको करना नहीं है। आपको अपना मोटिवेशन चाहिए तो अपने माता और पिता की तरफ देखिए, अपने परिवार की तरफ देखिए, उन्होंने कितना संघर्ष किया है अपने को पढ़ाने के लिए, और उस संघर्ष को आप देखोगे तो आपको अपने आप मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे कुछ करना है और इस जिंदगी में आपको कुछ प्राप्त करना है। तो आपको सबसे पहली प्राथमिकता तो आपकी ये होनी चाहिए कि मुझे लगातार मेहनत करनी है। आप अपना एक शेड्यूल बना लीजिए, उसमें 4 घंटे 6 घंटे जितने भी घंटे आपको मिलते हैं, नौकरी के साथ भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हो, आप कुछ यानी प्राइवेट जॉब करते हुए भी सफलता प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसकी गारंटी ये है कि आपको रेगुलर 4 घंटे 6 घंटे जितने भी घंटे आपको मिलते हैं वो आप अपना यूटिलाइज कीजिए। और आजकल के जो युवा हैं वो अपने मोबाइल में अपनी सेटिंग में जाकर देख सकते हैं कि वो कितने टाइम मोबाइल यूज करते हैं। अगर वो उतने समय पर मोबाइल यूज नहीं करे और सही चीजों में उपयोग करें तो उनका सिलेक्शन निश्चित है। प्रत्येक व्यक्ति आजकल उसका स्क्रीन टाइम 4 से 6 घंटे होता है। बिल्कुल 4 से 6 घंटे। अगर वो स्क्रीन टाइम कम कर दें, 1 घंटा यूज करें, मैं ये नहीं कहता मोबाइल बंद कर दो, यूज मत करो, सोशल मीडिया देखो, नहीं, मैं ये कहता हूँ बिल्कुल आप देखो,
क्योंकि आप किसी चीज को छोड़ने का प्रयास करोगे तो वो आपके ज्यादा पीछे आएगी। इससे अच्छा उसको थोड़ा थोड़ा उपयोग करते रहें। जैसे थोड़ी सी फेसबुक चला ली, थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे दिन में 4 घंटा आपने इंस्टाग्राम यूज कर लिया, 5 या 10 मिनट आपने चलाई, उसके बाद आप बंद कर दो। यानी सबसे पहला है कि खुद पर नियंत्रण, अपने आप पर नियंत्रण होना सबसे बड़ा आवश्यक। और युवाओं में ये नियंत्रण वर्तमान समय में है नहीं, और जिसमें ये नियंत्रण है वो सफलता जरूर प्राप्त करता है। और आजकल के जो युवा हैं वो सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं, क्या कर रहे हो, क्या तैयारी। उनसे पूछा है किस चीज की, जो भी भर्ती आती है उसकी तैयारी करें। लेकिन तैयारी का मतलब होता क्या है? तैयारी का मतलब ये होता है कि पूर्णतः समर्पण देना। आप किसी शादी में नहीं जाओ, आपके दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करो, किसी ने आपको घूमने के बुलाया तो मत जाओ। बिल्कुल, यानी एक तरह से वो साधु सन्यासी का जीवन जीना पड़ता है। क्रिकेट का भी तो समर्पण होता है। जो आदमी 4 मैच 5 मैच पर डे खेलता था, उसने 4 साल से 4 मैच नहीं खेले, तो ये भी एक समर्पण है। जैसा बंटी भाई का है, भूपेश भाई का है। हमारा बचपन का जो नाम है, हमारा जो निक नेम है, या आप ये कहो कि पूरा जो क्रिकेटर है हमारे क्रिकेट भाई, वो सभी बंटी के नाम से जानते हैं। भूपेश भाई का नाम लिया तो पहचानेंगे भी नहीं। सही है? बिल्कुल सही बात। कम लोग जानते हैं। तो मेरा अंतिम सवाल रहेगा आपसे एक, कि आप और हमारा मिलन कैसे हुआ? देखो, हमारा मिलन, हम ना तो कोई कॉलेज में साथ पढ़े हैं, बिल्कुल, ना हम एक गांव के, बिल्कुल। हमारा मिलन ये एक क्रिकेट ही था जिससे हमारा मिलन हुआ, बिल्कुल। क्योंकि ये मैं अच्छा खेलता था, इनको क्रिकेट में प्लेयर की आवश्यकता थी, बिल्कुल। तो इन्होंने मेरे को बुलाया कि भाई तू अच्छा खेलता है, हमारी टीम से खेल, बिल्कुल। और मैं अच्छा खेलता तो ये हमेशा मेरे को बुलाते थे। तो इसी स्तर पर हमारी मुलाकात बढ़ती गई, और आज हमारे जो संबंध है वो निजी हो चुके हैं, बिल्कुल पारिवारिक संबंध हो चुके हैं। हमारे जो परिवार है आपस में जुड़े हुए हैं, और हम एक तरह से प्रिय मित्र के तौर पर वर्तमान समय में है। और मैंने ये पहला इंटरव्यू दिया है, और वो इन्हीं को दिया है, और किसी को मैंने अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि मैं ऐसे हर कुछ बोल नहीं सकता कि मैंने इस कोचिंग से किया है या उस कोचिंग से मैंने कुछ पास आउट किया है। मैंने देखो अध्ययन किया है, सभी कोचिंगों का कुछ ना कुछ आप इस्तेमाल करते हो। किसी कोचिंग का आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, किसी कोचिंग के टीचर का वीडियो देखते हो, आप कुछ ना कुछ सहयोग लेते हो। आप किसी एक संस्था में जाकर ये बोलोगे कि मैंने इस कोचिंग का लिया, उससे विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं कि इस 6th रैंक ने भी इस कोचिंग में गया तो अपन भी इस कोचिंग में जाए। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। आप अपना सब अध्ययन कीजिए, और सभी जो यूट्यूबर हैं या टीचर्स हैं, जो कोचिंग है, सभी अच्छी हैं, लेकिन अध्ययन आपको स्वयं करना पड़ेगा। डिसाइड आपको खुद करना है कि कौन सी कोचिंग में जाना है, कौन सी कोचिंग में नहीं जाना। बिल्कुल, आपको कौन सा टीचर पसंद है वो आप खुद डिसाइड कीजिए। आप ये नहीं कि भाई आप यूट्यूब पे वीडियो देख के आपको कोई भ्रमित कर रहा है, उससे नहीं होता ना। सारा सिस्टम आप लोग ऐसे अपने हिसाब से कीजिए। तो भूपेश भाई का बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का भी धन्यवाद जिन्होंने ये वीडियो देखा, और ये वीडियो और ये हमारी स्टोरी आप लोगों को पसंद आई। तो चैनल को तो आप सब्सक्राइब करें या नहीं करें वो आपकी इच्छा है, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जैसे और जो दोस्त है वो जो बार बार मोटिवेशन वाले वीडियो देख के थक चुके हैं, तो ये ओरिजिनल वीडियो देखिए और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और विशेषकर जो फालतू के आप ये स्टेटस लगाते हो, उसमें हमारा भी स्टेटस लगाए,